स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो कुछ खास एलिमेंट्स पे जो है वो बेस कर रहे होते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं और वो बुनियादी एलिमेंट्स उनको हम कहते होते हैं। उसमें एक बीम होता है, कॉलम होता है, आपकी स्लैब होती है और फिर प्राइवेसी वॉल होती है, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि आज का जो दौर है वो है फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का दौर है और फ्रेम स्ट्रक्चर कौन सी बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें आपका बीम, स्लैब और आपका कॉलम जो है वो उसको अगर यकजान तामीर करें तो उन्हें हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स। तो बुनियादी तौर पर ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी भी स्ट्रक्चर की जो बेस होती है या उसकी मजबूती होती है वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अभी आज हम जिस टॉपिक को जो है वो रीड करने लगे हैं और जिसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो इन्हीं तीन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स है और जिसको हम कॉलम का नाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कॉलम। कॉलम क्या है और उसके बारे में जितनी भी डिटेल होगी, उसकी टाइप्स या किस तरीके से उसके ऊपर लोड लगता है और किस तरीके से लोड लगने से उसकी कौन कौन सी हालत होती है, कॉलम की अक़साम जो है वो कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अनवर और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम की। कॉलम बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज कॉलम। तो कॉलम की डेफिनेशन जो है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि अपना और बैरूनी वजन सहारने के लिए बनाए गए पतले अमूदी मेम्ब्रान कॉलम कहलाते हैं। यानी अपना और अपने ऊपर आने वाला वजन सहारने के लिए जो पतले अमूदी मेम्ब्रान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं या वो कॉलम कहलाते हैं। अब इसने जो एक मेन बात की है, जो एक मेन लफ्ज इस सारी डेफिनेशन में आ रहा है वो आ रहा है अमूदी मेंबर। तो क्योंकि अगर ये अमूदी मेंबर ना कहता तो फिर ये बीम भी हो सकता था, स्लैब भी हो सकती थी, लेकिन अमूदी मेंबर जो है वो क्या होता है, उसी को हम कॉलम कहते हैं क्योंकि बीम के ऊपर भी वजन आता है और स्लैब के ऊपर भी वजन आता है। लेकिन अमूदी मेंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। तो इन पर वजन जो है वो लंबाई के रुख डाला जाता है। लंबाई के रुख से क्या मुराद है, क्योंकि कॉलम आपको पता है कि उसकी जो डायमेंशन होती है वो ब्रेथ उसकी कम होती है और उसकी जो लंबाई बेसिकली जिसको वो कह रहा है वो उसकी हाइट होती है। तो उसके ऊपर वजन जो है वो अमूदी तौर पे वजन उसके ऊपर आ रहा होता है, इसलिए वो कह रहा है कि लंबाई के रुख जो है उसके ऊपर वजन डाला जाता है। तो क्रॉस सेक्शन में छोटी पैमाइश से 15 गुना तक लंबाई वाले कॉलम को छोटा कॉलम कहा जाता है। क्रॉस सेक्शन में छोटी पैमाइश से 15 गुना तक लंबाई वाले कॉलम को छोटा कॉलम कहा जाता है। अब क्या मुराद है इस बात से, अब हम ये चेक करते हैं कि इस बात से क्या मुराद है। हमारे पास फर्ज करें कि यहां हम एक कॉलम अमूदी वर्टिकली मेंबर जो है उसको ड्रा करते हैं। जी बेसिकली ये एक अमूदी मेंबर है और इसी को हम कॉलम कहते होते हैं। इसको अगर हम दरमियान से इसको काटते हैं किसी भी जगह से, चौड़ाई के रुख हम इसको किसी भी जगह से काटते हैं। बेसिकली अगर इसको आप थोड़ा 3D में देखना चाहें तो जिस तरह से इसकी जो है वो शेप बनती है 3D में, ये चीज। अब इसको अगर हमने चौड़ाई के रुख हम इसको काट के देखें तो यहां से देखें आप, यहां इसको टॉप से अगर आप इसको देखें तो आपको ये स्क्वायर शक्ल इसकी नजर आ रही है, एक मुरब्बी शक्ल जो होती है वो नजर आ रही है। तो अगर हम इसको चौड़ाई के रुख काटते हैं, इट्स मीन के क्रॉस सेक्शन में इसकी शक्ल क्या होगी, एक स्क्वायर की शक्ल होगी। फर्ज करें यहां इसको हम बनाते हैं एक स्क्वायर की शक्ल।
ये क्रॉस सेक्शन के तौर पे इस शेप में हमें कॉलम जो है वो नजर आएगा। अब उसने बात की है बुक वाले ने, जो बुक हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और उसका चैप्टर नंबर है 9 जिसका नाम है कॉलम। हम बेसिकली उसी को रीड कर रहे हैं, उसी के टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं। तो वो कहता है बुक में कि क्रॉस सेक्शन में छोटी पैमाइश से 15 गुना तक लंबाई वाले कॉलम को छोटा कॉलम कहा जाता है। हमने इस बात का मतलब बताना है, ये क्रॉस सेक्शन है हमारे पास और ये इसकी जो है वो फर्ज करें कि ये इसकी मैं ब्रेथ कहता हूं और ये इसकी लेंथ कहता हूं। तो इन दोनों में से जो भी इसकी छोटी पैमाइश होगी, जो भी छोटी पैमाइश होगी, फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि ये वाली पैमाइश जो इसकी छोटी पैमाइश, अब इसके मुताबिक जो है हम इसको 15 गुना अगर इसको बनाएं तो कैसे बनेगा। फर्ज करें कि इसको मैं यहां तक लेके आता हूं, यहां तक। अब इस पैमाइश के मुताबिक हम इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दें। ये कितने हिस्से बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मजीद थोड़ा हम नीचे लेके आ जाते हैं। बेसिकली इसको शुरू यहां से करना चाहिए था। आपने इसको ना ये थोड़ा सा इसको चले और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रॉस सेक्शन की छोटी पैमाइश के मुताबिक आपने इसको 15 हिस्सों में डिवाइड कर देना। फर्ज करें कि अगर इस हिस्से की लंबाई थी 6 सेंटीमीटर, फर्ज कर लेते हैं कि इस हिस्से की क्या थी पैमाइश 6 सेंटीमीटर थी, तो इसका मतलब है कि आपने इसको 15 से 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लंबाई टोटल जो है क्रॉस सेक्शन की छोटी पैमाइश के 15 गुना बनता है 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर तक अगर इसकी लंबाई आती है तो फिर आपका ये कौन सा कॉलम है? ये शॉर्ट कॉलम है, ये छोटा कॉलम। अगर इसकी लंबाई इसकी छोटी क्रॉस सेक्शन की पैमाइश के 15 गुना तक आती है तो ये कॉलम कौन सा कहलाएगा? शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट कॉलम। अब यहां इसकी सेकंड डेफिनेशन जो बनती है कि लॉन्ग कॉलम फिर क्या होता है? अगर इसकी लंबाई क्रॉस सेक्शन की छोटी पैमाइश के 15 गुना यानी 15 दफा उसको मल्टीप्लाई किया जाए और उससे ज्यादा आए, यानी फर्ज करें कि 6 पैमाइश थी ना, तो हमने उसको 15 से नहीं, हमने उसको 16 से मल्टीप्लाई किया, हमने उसको फर्ज करें 17 से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। उसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये लॉन्ग कॉलम बन जाएगा। क्रॉस सेक्शन की छोटी पैमाइश को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो जितनी इसकी लंबाई बनेगी उसको हम कहेंगे शॉर्ट कॉलम। ऐसे कॉलम को हम कहेंगे शॉर्ट कॉलम। और अगर हम उसको 15 गुना से ज्यादा चीज से मल्टीप्लाई करें, 17 से कर लें, 16 से कर लें, 18 से कर लें, फिर उसकी जितनी लंबाई बनेगी हम उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग कॉलम। बेसिकली वो ये बात कर रहा है। फिर वो ये कहता है कि छोटे कॉलम की स्लेंडरनेस रेशियो जो होती है वो 80 तक होती है, 80 तक होती है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है? कॉलम की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन की छोटी पैमाइश में निस्बत होती है। जितनी कॉलम की लंबाई होगी और उसके क्रॉस सेक्शन की छोटी पैमाइश, सबसे छोटी पैमाइश यही बात है,
उसमें उसको आपस में डिवाइड करने से जो निस्बत बनती है वो निस्बत क्या कहलाती है? स्लेंडरनेस रेशो कहलाती है। इस सेक्शन में क्रॉस सेक्शन में छोटी पैमाइश से 15 गुना से ज्यादा लंबे कॉलम को हमने कहा है कि उसको हम कहते हैं लॉन्ग कॉलम। और बेसिकली कंसेप्ट क्या है वो आपको बता दिया है कि सबसे छोटी पैमाइश को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको शॉर्ट कॉलम कहेंगे, और अगर 15 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो लॉन्ग कॉलम बन जाएगा, उसको हम कहेंगे लॉन्ग कॉलम। तो ये शॉर्ट कॉलम की स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है? 80 होती है, और इसकी क्या होती है? 80 से ज्यादा होती है, 80 से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जिस कॉलम का क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री की सादा शक्ल पर मुश्तमिल ना हो, जिस कॉलम का क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री की सादा शक्ल पर मुश्तमिल ना हो, उसके लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन मालूम किया जाता है। जिस कॉलम का क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री की सादा शक्ल पर मुश्तमिल ना हो, उसके लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन जो है वो मालूम किया जाता है, जो कि कॉलम के क्रॉस सेक्शन। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? कॉलम के क्रॉस सेक्शन, बात ध्यान से समझिएगा, इस लेक्चर का बुनियादी मकसद आपको ये टेक्निकल टर्म्स समझाना है ताकि इसके जो न्यूमेरिकल आगे हमें जिनको हमने सॉल्व करना है वो आपको इजीली समझ आ जाए। अगर टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई कि कौन सी चीज क्या है या कैसे है, तो फिर आप न्यूमेरिकल इजीली जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कहता है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात कर रहे हैं कि कॉलम के क्रॉस सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे जाहिर करते हैं? आई से, और रकबा की तकसीम के जज़र अल मुरब्बा के बराबर होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम सॉल्व करते हैं के के साथ, उसको जाहिर करते हैं के साथ। वो कहता है कि कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई, और उसका जो एरिया है आई को उसके एरिया पे तकसीम करें और फिर उसका जज़र लें, तो जो चीज आती है हम उसे कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, बात समझ आई आपको? भाई अगर कॉलम के क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें और उसको उसी के रकबे से तकसीम करें और फिर उसका जज़र लिया जाए, तो आपके पास जो चीज आती है उसे आप क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर जो है उसने क्या कहा है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री की सादा शक्ल पर मुश्तमिल ना हो, मुरक्कब अशकाल हो या जो कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो, तो फिर आप क्या करते हैं? उसके लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन मालूम करते हैं। और वो होता क्या है कि कॉलम के क्रॉस सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसको उसके एरिया पर तकसीम करें, फिर उसका जज़र लिया जाए, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, जो जवाब आता है, जो चीज आती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन। फिर वो कहता है कि छोटा कॉलम बराह रास्त स्ट्रेस की वजह से नाकाम होता है। एक बुनियादी बात है जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है, छोटा कॉलम बराह रास्त स्ट्रेस की वजह से नाकाम होता है, जबकि लंबा कॉलम बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से जो है वो नाकाम होता है। और लंबा कॉलम जो बेसिकली है वो टूटता नहीं है, बल्कि वो क्या हो जाता है? उसमें झुकाव आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? झुकाव आ जाता है, जिसको हम बकलिंग कहते हैं। इसका कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। इसके लिए हम दो कॉलम जो है उसको बनाते हैं। ये एक शॉर्ट कॉलम और यहां पे जो है ये एक लॉन्ग कॉलम है। ये हमारे पास शॉर्ट कॉलम है और ये हमारे पास लॉन्ग कॉलम है, दो कॉलम है हमारे पास। अब इनके ऊपर लोड हम लगाते हैं। फर्ज करें कि इनके ऊपर ये वेट लग रहे हैं,
इनको हम P1 P2 से जाहिर कर लेते हैं। ये दो कॉलम हमारे पास, एक कॉलम छोटा है और एक कॉलम बड़ा लॉन्ग कॉलम है, लंबा कॉलम है, दोनों के ऊपर जो है वो वेट लगा है। अब जो छोटा कॉलम होगा वो क्या होगा, इसके ऊपर जब लोड आएगा तो उसकी छोटी, क्योंकि लंबाई है कम है इसकी, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। जब ये लोड कॉलम की जो कैपेसिटी होती है उससे ग्रेटर देन हो जाएगा, जब ये अगर ये लोड इस कॉलम की जो कैपेसिटी है, जो बर्दाश्त है, उससे ग्रेटर देन हो जाएगा तो ये कॉलम टूट जाएगा। क्या होगा, ये डायरेक्टली यहां से या कहीं से भी ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉलम क्रश हो जाएगा। जिसे हम कहते हैं कि ये कॉलम जो है वो फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। ये कॉलम जब इसके ऊपर डायरेक्टली लोड अमल कर रहा है तो ये कॉलम शॉर्ट साइज होने की वजह से जब लोड इसकी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़ जाता है, इसकी स्ट्रेंथ से बढ़ जाता है, तो ये कॉलम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब ये लॉन्ग कॉलम की बात कर लेते हैं। अब ये लॉन्ग कॉलम क्या है, इसकी लंबाई ज्यादा होती है, इस कॉलम की लंबाई ज्यादा होती है। अब जब लंबाई ज्यादा हो किसी भी चीज की, तो उसके ऊपर जब लोड अमल करे तो उसको टूटता बाद में पहले उसमें बैंड आ जाता है। उसको हम किस तरह जाहिर करेंगे, ये चीज लंबाई ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या आ गया, बैंड आ गया। इस बैंड, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये बैंडिंग स्ट्रेस की वजह से फेल होता है। और ये जो बैंड आया है इसको एक नाम दिया जाता है इसको नाम दिया जाता है बकलिंग का। क्या नाम दिया जाता है, बकलिंग। यानी हम ये कहते हैं कि लॉन्ग कॉलम जो है वो बकल हो जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से बकल हो जाता है। यानी क्या होता है, उसमें झुकाव पैदा हो जाता है। तो ये जो बिहेवियर है, ये शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का बेसिकली ये बिहेवियर है। और आपको ये भी बताऊं कि इसी से मतलब ये है आपके पास बेसिकली बताया है आपको कि डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से कॉलम कैसे डायरेक्टली फेल हो जाता है, और बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि कॉलम उसमें झुकाव आ जाता है, बेंड आ जाता है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से ये कॉलम जो है लॉन्ग कॉलम वो फेल होता है। अब यहां पे एक और चीज भी मैं आपको साथ बताता चलूं, कॉलम में मैं फिर से यहां पे डायग्राम बना रहा हूं कॉलम। इसी से एक और भी कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं। जी, C1 एक शॉर्ट कॉलम है और C2 जो है वो एक लॉन्ग कॉलम है। दो किस्म के ये हमारे पास कॉलम है, शॉर्ट और एक लॉन्ग। अब इसके ऊपर मैं फिर एक लोड जो है वो लगा रहा हूं। और इसी के ऊपर भी एक लोड जो है वो मैं लगा रहा हूं। ये P लोड जो है ये दोनों कॉलम के ऊपर लग रहा है। और इसको थोड़ा सा हम यूं कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मरकज से हटा लेते हैं। ये और इसको भी थोड़ा इक्वल कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा उससे अलग है।
जी, ये C1 है और ये C2 है, दो ये कॉलम है और दोनों के ऊपर जो है वो लोड P लग रहा है। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क क्या है, एक कॉलम के ऊपर जो लोड लग रहा है वो इस कॉलम के किधर लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है। किधर लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, यानी मरकज पे लग रहा है। और दूसरे कॉलम में जो लोड लग रहा है वो थोड़ा सा मरकज से हट के लग रहा है, थोड़ा सा मरकज से हट के लग रहा है। तो ऐसा कॉलम जिसके मरकज पर लोड अमल करता है उसे हम कहते हैं मरकजी लोडेड कॉलम। क्या कहते हैं, मरकजी लोडेड कॉलम। ये बात आपने जरा ज़हन में रखनी है, ये कांसेप्ट आपको एक और दे रहा हूं, मरकजी लोडेड कॉलम, ठीक है जी। और ऐसा कॉलम जिसके मरकज पर लोड अमल नहीं कर रहा बल्कि मरकज से हट के अमल कर रहा होता है उसको हम कहते हैं मरकज गुरेज कॉलम। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सियली लोडेड कॉलम और इसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम। यानी इसमें लोड मरकज पर लग रहा होता है और इसमें मरकज से हट के लग रहा होता है। तो ये लोड लगने के ये दो मुख्तलिफ अंदाज हैं जो कि कॉलम की जो स्ट्रेंथ पर है वो असरअंदाज होते हैं। मजीद देखते हैं कि वो क्या कहता है। वो इस बारे में बताता है कि अगर वजन कॉलम की क्रॉस सेक्शन के मरकज पर अमल करे तो ऐसे वजन को हम कहते हैं मरकजी वजन। क्या कहते हैं, मरकजी वजन। यानी ये वेट जो इसके ऊपर लग रहा है इस वेट को भी हम क्या कहेंगे, इस वेट को भी हम कहेंगे मरकजी वजन, ठीक है। और फिर वो कहता है कि ऐसे कॉलम को हम कहते हैं मरकजी वजन वाला कॉलम। जैसे मैंने देखा मरकजी लोडेड कॉलम, तो मरकजी वजन वाला कॉलम या मरकजी लोडेड कॉलम आप इसको कह सकते हैं। फिर उसने ये कहा है कि अगर वजन जो है बीम के मरकज पर अमल ना करे तो ऐसे वजन को गैर मरकज वजन कहा जाता है और ऐसे कॉलम को हम क्या कहते हैं, गैर मरकजी कॉलम या मरकज गुरेज कॉलम। यानी सादा सी बात यह है कि अगर लोड जो है कॉलम के मरकज पर लग रहा है उसे फिर मरकजी लोडेड कॉलम कहते हैं और अगर मरकज से हट के लग रहा है तो उसे फिर क्या कहते हैं, मरकज गुरेज कॉलम कहते हैं।